बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब, आज आपसे बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक लड़ाई हो रही है जिसे नूरा कुश्ती का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती आगे बढ़ती जा रही है और ज़ाती नौयत के हमले भी हो रहे हैं, रकीक किस्म के आप कह सकते हैं कि तानेबाजी भी हो रही है एक दूसरे के ऊपर। अब मुझे ये बताइएगा, ये जो लड़ाई है कंट्रोल लड़ाई है या आउट ऑफ कंट्रोल भी आगे जाकर हो सकती है? देखिए, अब बाकायदा वो सूरत हाल पैदा हो गई है जहाँ पर जो फॉर्म 47 का सियासी रस्सा है उसके ऊपर अपने अपने सियासी कच्चे उतार के टांग दिए गए हैं। और जो ख्वाबों के वज़ीर आज़म है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनका ख्वाब है ना, उनके वालिद साहब का भी ख्वाब है कि उनको वज़ीर आज़म बनाना है। उनको मरियम नवाज साहिबा ने इक़्तिदार की गाड़ी से धक्का दे दिया। इस वक्त शहर इक़्तिदार आपको पता है कि एक बड़ा दिलचस्प इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट का शहर है और यहाँ पर सियासी ड्राइंग रूम्स हर वक्त आबाद रहते हैं और मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनके ऊपर नई नई थ्योरीज भी आ रही होती हैं, उनको डिसाइफर भी किया जा रहा होता है, समझने की कोशिश की जा रही होती है। मैं एग्जैक्टली इसका आउटकम क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंट्रोल्ड बैटल है, ये एक ऑल आउट वॉर में तब्दील नहीं हुई। ओके। लेकिन इस वक्त मरियम नवाज साहिबा इस लड़ाई को जिस नहज पर और जिस मकाम पर ले गई हैं, इस पर कहने वाले कह रहे हैं कि इस लड़ाई के खात्मे की अब सिर्फ एक ही सूरत है। और बातें अब हो रही हैं, जो थियरीज हैं उसमें नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बातें भी हो रही हैं, आइंदा निगरान हुकूमत के हवाले से भी कुछ तबसरे हो रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने होना था। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से आपको याद होगा कि चंद माह पहले कुछ खबरें चली और वो खबरें थी कि शायद आसिफ अली जरदारी जो है उनको बहुत अरसे तक ऐवान सदर नसीब नहीं होगा, वो उस मनसब पर शायद ना कायम दायम रह सकें, ना बराजमान रह सकें और शायद ऐवान सदर का मकीन कोई और हो। और उसमें फिर मुख्तलिफ वजूहात बयान की जा रही थी कि नहर वाले मामले पर पीपल्स पार्टी ने जो है वो चीट किया है, फाउल प्ले किया है, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं उनको लीक आउट किया और फिर उस सारे मामले पर सियासत की, लिहाजा उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जब ये खबरें चली थी ना, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बता रहा हूँ, एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बंद कमरा इजलास। उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके जो कोर टीम है वो इस सारे मामले को बैठ कर ना डिस्कस कर रहे थे। तो उनकी पार्टी के लोगों ने बिलावल से पूछा कि, या बिलावल की जो राय थी इस मामले पे कि ये जो ऐवान सदर में तब्दीली के हवाले से खबरें चल रही हैं, उस पर बिलावल ने एक टर्म यूज़ की थी कि ये एक ट्रायल बलून है। ओके। कि ये बेसिकली एक थर्मामीटर है, एक बैरोमीटर है, एक तराजू है, ये बेसिकली गेज करने की कुछ चीज़ें जो है वो कोशिश की जा रही है। असल मामला ये है, देखें अदील सरफराज साहब, मामला ये जो आपको सियासी अरेंजमेंट नजर आता है ना, ये कहीं से नेचुरल नहीं है, ये कहीं से भी फितरी इत्तेहाद नहीं है, ये एक अनहोली अननेचुरल अलायंस है। बिल्कुल। और इस अलायंस का एक ही मकसद था कि इमरान खान इतना बड़ा सियासी हवा बन गए थे इनके लिए कि इनकी निजात ही इस बात में थी कि इनको एक लड़ी में परो के रखा जाए। इनकी लड़ाई जो है, आपस की लड़ाइयाँ, देखें इनके सियासी किबले नहीं मिलते, इनके दरमियान माजी में जिस किस्म की लड़ाइयाँ रही हैं, तो ये जो पकड़ धकड़ 11 बनाई गई ना कि 11 बंदे पूरे करने हैं, तो वो पूरा करने के लिए फलाने तू भी आ जा, फलाने तू भी आ जा, और इस टीम को उतारा गया। और इसको अब गालिबन कहीं पर ये गुमान हो गया है कि शायद हमने इमरान खान को जो है वो बीट कर दिया है। अब इमरान खान की सियासी लड़ाई उस नहज पर पहुंच गई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जहां पर उनकी वापसी का, उनके सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। तो अब इनकी आपस की लड़ाइयां जो है वो दोबारा से रीसरफेस हो रही हैं। इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसी भी सूरत, ना ही उनकी पार्टी, ना तो मरियम नवाज साहिबा पर एतबार करती है, ना मुस्लिम लीग नून पर एतबार करती है। असल मामला है उन गारंटर्स का जिन्होंने इस हुकूमत को जोड़ा था। बिल्कुल सही। और ये लड़ाई वाय से हो रही है, ये डायरेक्ट लड़ाई नहीं है। ये जो आपस में एक दूसरे को तानेबाजी नजर आ रही है ना, ये अभी तक कंट्रोल्ड है। लेकिन इस पर जो अब थियरीज आ रही हैं, देखें एक तो हम मंजरनामा है उसको जरा डिस्कस करते हैं कि गुज़श्ता 48 घंटों में, 96 घंटों में एक दूसरे पर किस किस्म के हमले किए गए हैं। मरियम नवाज साहिबा बच नहीं कर रही,
मतलब वो मूव करने के लिए अपने उनसे बेसिकली माजरत का मुतालबा किया गया और उस पर उन्होंने खड़े होकर वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि एक तरह जिस तरह कहते हैं ना कि माई फुट, हाँ, पीछे न ओवर हटने माई का डेड फैसला बॉडी, कर लिया कि ना। मैं नहीं करूंगी। और उन्होंने फिर दोबारा से वो रजी दादा वाला मामला छेड़ा, वो बयान दिया। उसके ऊपर जो खास तौर पर सिंध के रहने वाले हैं ये वो बहुत सुबाइयत ज्यादा का रंग देने लग गए हैं, ये बड़ा सुबाइयत का रंग अफसोसनाक है। ये सारा मामला हुआ। देखें, इस सारे मामले में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक तो वो ट्रस्ट नहीं करती, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ वो जो मजा लेने लग गए हैं ना अभी सारे मामले में, उसकी भी वजह है। उन्होंने गुज़श्ता 10 दिन की लड़ाई में जो भी सोशल मीडिया उनका है, जो उनकी लीडरशिप है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा ग्राफ जो है, जहां पर हम नजर ही नहीं आते थे, अचानक से हमारा सियासी कमबैक का इम्कान पैदा होना शुरू हो गया। क्योंकि मरियम नवाज बदनाम साहिबा होंगे तो नाम कि जब मरियम नवाज साहिबा हमें अटैक कर रही हैं और हम जवाब में मरियम नवाज को अटैक कर रहे हैं या उनकी टीम को अटैक कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो सियासी स्टैचर है उसमें इजाफा हो रहा है। हमारे जो जियाले बिल्कुल ही गूंगे हो चुके थे, नापैद हो चुके थे, ये वो मखलूक थी जो नजर ही नहीं आती थी अब सोशल मीडिया पर, अचानक से वो दोबारा से रिवाइव हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ ट्विटर जो है उसको एक्टिव किया हुआ है। मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर, तो एक उनको लगता है कि उनका एक सियासी रिवाइवल हो रहा है इस सारे मामले में। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, इन दोनों के मामले पर मैं आपको बड़ा क्लियर बता सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नवाज के मुताबिद लोगों से पूछा कि आपको आपकी लीडरशिप की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इस सारे मामले पर। क्या आपने इस लड़ाई को उस नहज पर लेकर जाना है क्या कि जहां वाकई आप एक दूसरे से सियासी राहें जुदा कर लेंगे? क्या पंजाब हुकूमत को तो देखें, टेक्निकली जो फॉर्म 47 के मुताबिक नताइज के आ जाने के बाद जो हुकूमत बनी है पंजाब हुकूमत, वो सिंगल हैंडेड चल सकती है। उसकी सिंगल जो है वो लार्जेस्ट पार्टी भी है और मेजॉरिटी भी है। बिल्कुल सही। वफाक में अभी तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके 8 लोग दरकार हैं वफाकी हुकूमत कायम दायम रखने के लिए। वो भी उस सूरत में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ये कि अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठने का फैसला करे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान करे, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को वफाक में देखें, किसी भी हुकूमत का, किसी भी सियासी जमात का हुकूमत से राहें जुदा कर लेना वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए काफ़ी नहीं होता। वज़ीर आज़म को अगर आपने डी-सीट करना है तो उसका तरीका यह है कि आपने एक तहरीक अदम एतमाद जमा करवानी है, और अगर आपकी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो अगले 6 माह तक आप दोबारा तहरीक अदम एतमाद भी जमा नहीं करवा सकते। तो ये जो पीपल्स पार्टी धमकियां दे रही है, इन धमकियों के पीछे कहानी कोई और है। एक है उनका सियासी हिस्सा, जो वो ये समझते हैं कि हमें इसमें इस सारे मामले में मुख्तलिफ, आपने बयानात देखे होंगे कि हमें तो इसमें रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। अब कुछ और इंटरेस्टिंग थियरीज, मैं इस पर आने से पहले कि इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान और मौजूदा मंजरनामा क्या है। देखें, एक बात तो तय है जो हम अपनी वीडियोस में, मैं अपनी वीडियोस में कम से कम गुज़श्ता कई माह से करता आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये सेंस कर रहे हैं कि हमसे अपोजिशन भी छीन ली जाएगी। अपोजिशन जो है वो हमारे पास अपोजिशन लीडर हम तब तक हैं कौमी असम्बली में जब तक हुकूमत अगर खुद चाहेगी पीपल्स पार्टी को ये रोल देना, तो ये एक स्टेज लड़ाई होगी, एक नूरा कुश्ती होगी इनके दरमियान में, और उसके नतीजे में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठकर अपोजिशन बेंचेस पर आ जाएगी। और वो सिंगल जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कैसे बनेगी? 9 मई के केसेस, 26 नवंबर के केसेस, इसमें जो नाअहलियाँ हो रही हैं 9 मई में हो चुकी हैं, 26 नवंबर में जो नाअहलियाँ होनी है, वहाँ पर जब जाहिर है कि इलेक्शन करवाया जाएगा, वो इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी, वो इलेक्शन जीतने मुस्लिम लीग नवाज ने। अब मुस्लिम लीग नवाज जो है उसका नंबर जब बढ़ेगा और पीटीआई का कम होगा, तो टेक्निकली पीपल्स पार्टी विल बी द सेकंड बिगेस्ट पार्टी इन दी नेशनल असेंबली। उस सूरत में अगर वो अपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठते हैं तो जाहिर है कि अपोजिशन लीडर का ओहदा वो किसी भी वक्त क्लेम कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बन जाएंगे। और इसके पीछे कहानी आप याद करें कि जो इमरान खान के डी-सीट हो जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया था कि हम
इस असेंबली का हिस्सा नहीं बने। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे। अब अपोजिशन लीडर मेन चीजें क्या करता है? अपोजिशन लीडर जो है उसकी मशावरत से नया इलेक्शन कमिश्नर लगना होता है। अपोजिशन लीडर की मशावरत से जो है वो नई निगरान हुकूमत जब भी चेंज ओवर होना हो। असल मामला ये है कि जो शहर इक़्तिदार में लोग नहीं समझ पा रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि इस लड़ाई की टाइमिंग, ये तो सबको मालूम था कि ये लड़ाई होगी, इलेक्शन से पहले एक लेकिन इतनी जल्दी होगी ये तवक्को नहीं थी ना। असल मामला ये है कि जो नहीं समझ पा रहे कि इस लड़ाई की जो टाइमिंग है वो बैठ नहीं रही उस सियासी स्क्रिप्ट पर जो बहुत सारे लोगों के जहनों में था कि ये लड़ाई होनी है, इस लड़ाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जाकर बैठना है अपोजिशन बेंचेस पर, और अपोजिशन बेंचेस पे जाके उन्होंने एक अपोजिशन भी करनी है और आइंदा इलेक्शंस में अपना सियासी जवाज भी घड़ना है, और फिर ये बाकी जो बाकी मामलात हैं उनके ऊपर भी करना है। असल जो इस सारे मामले में मैंने फिर कुछ लोगों से भी पूछा कि क्या इस लड़ाई के थमने की कोई सूरत है, तो उस पर एक ही जवाब है, एक ही सूरत है, अगर 27वीं आईनी तरमीम आनी है, अगर तो फैसला साजों ने ये फैसला कर लिया है कि हाँ ज़रूरत है 27वीं आईनी तरमीम की, तो फिर दोनों जगह पर शड़प कॉल जाएगी, नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, और ये फिर पुरानी तनख्वाह पे अच्छे बच्चों की तरह सर झुका के एक वक्ती तस्फिये के तहत 27वीं आईनी तरमीम करेंगे। अदरवाइज ये झगड़ा बढ़ेगा और इसके बढ़ने के नतीजे में मामला देखें, ये सादा लड़ाई नहीं है। आप आज की सिर्फ बयानबाजी देखें जो शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके जवाब में जो अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और फिर आप जाकर नदीम अफजल चंद का ट्विटर हैंडल, शैला रज़ा साहिबा का, शर्मिला फारूकी के बयानात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं के बयानात देख लें। पंजाब से बयान देने वालों की तादाद कम है, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी करने वाले हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर आप हैरान कुन तौर पर देखें कि जो वफाकी हुकूमत है, कुछ कॉन्फिडेंस तो अभी तक है ना उनके पास भी। अगर कोई भी वज़ीर आज़म होता शहबाज शरीफ के अलावा नहीं, असल इलेक्शन के नतीजे में एक ऐसा वज़ीर आज़म होता कि जो डिपेंडेंट होता पीपल्स पार्टी पे एक्चुअली, तो वो आपको मलेशिया के दौरे पे नजर आता। ऐसी सूरत हाल में जब आपकी जिस पार्टी के वोटों पर आपकी हुकूमत खड़ी है वो आपको धमकी दे रही है कि भतीजी चाचा के खिलाफ साजिश कर रही है, और अगर ये लड़ाई इसी तरह रही, मरियम ने माजरत ना की, तो हम वफाकी हुकूमत से अपनी सपोर्ट पीछे ले लेंगे, शहबाज शरीफ अपनी सीट धो बैठेंगे, अब से हाथ धो बैठेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब का कॉन्फिडेंस चेक करें, वो जनाब चीन जा रहे हैं, वो सऊदी अरब जा रहे हैं, वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं, वहाँ से वापसी पे वो मलेशिया जा रहे हैं। अगर कोई भी और वज़ीर आज़म होता जिसको ये कहीं से गुमान होता कि मेरी कुर्सी खतरे में है, वो इस वक्त यहाँ पर बैठकर सियासी फायर फाइटिंग कर रहा होता। उनकी तो सूरत हाल ये है कि साईं जानन थे गाई जानन, कि भाई हमारा क्या है, जिनकी गायें हैं गायें संभाल लेंगे, गावां दे मज्जियां दे जेडे मालिक ने वो संभाल लेंगे। आप लड़ाई आज जो शर्जील मेमन ने बयान दिया, उंगली तोड़ने जैसे बयान से नहीं डरते। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वफाक है। शर्जील मेमन ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा कि बिलावल वज़ीर खारजा होते हुए हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। अब ये डायरेक्ट अटैक्स जो हैं वो एक दूसरे पर हो रहे हैं। फिर आप इनके ट्विटर हैंडल्स पर चले जाएं, नदीम अफजल चंद ट्वीट करते हैं, नदीम अफजल चंद का अगर आप ट्विटर हैंडल खोलें, कभी वो मरियम नवाज की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के बुलेट प्रूफिंग और उनके टायरों के अखराजात वाली निकाल कर तस्वीर, वो दावा करते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अवाम सैलाब में मर रहे हैं, और सैलाब में मरते हुए अवाम को छोड़कर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी वज़ीर आला क्या कर रही है। अभी मैं ज़रा एक दो ट्वीट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पर जो शैला रज़ा साहिबा का, वो मैं आपको निकाल के सुनवाऊँ जिससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लड़ाई किस नहज पर पहुंची है। शैला रज़ा ट्वीट करती हैं, सिर्फ सियासी मसाइल ही नहीं, एक्स पर सोशल मसाइल को भी उजागर करना चाहिए। जैसे कल मैंने शदीद ज़हनी मसाइल में मुब्तला ख़वातीन के बारे में लिखा, ऐसी ख़वातीन अपने गिर्द खुशामदियों को रखती हैं, खुद तकरीबात मुनक्किद कराती हैं और तकरीब में जाकर अपनी जाहिलाना गुफ्तगू जो उनके या उनके ख़ानदान के बारे में हो उस पर जोर देती हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है
کہ محفل میں سب ان کے لباس کی تعریف کرتے رہیں، شکل کے لیے اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ مائیکل جیکسن کی طرح سرجریز تک کرواتی رہتی ہیں، ایسی خواتین سے دوری اختیار کریں، ان کی بات کا جواب نہ دیں، کیونکہ یہ اپنی بات کو منوانے کے لیے کسی بھی فساد سے گریز نہیں کرتے۔ اگر ان کے خوشامدی ذرا بھی ان سے مخلص ہیں تو ان کو مشورہ ہے کہ ایسی مریضاؤں کو گورنمنٹ آف سندھ کا ادارہ 1123 پر کال کروائیں، آؤ مل کر بات کریں۔ ذہنی مسائل میں مبتلا لوگوں کے لیے بہترین ادارہ ہے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ یہ ٹویٹ شیلا رضا صاحبہ نے کیا۔ پھر آپ شیلا رضا صاحبہ کا یہ ایک اور ٹویٹ دیکھیں جس میں وہ ڈائریکٹ مریم نواز کو ہٹ کر رہی ہیں، اور نارمل ہٹ نہیں کر رہی، وہ کہتی ہیں کبھی آپ کا واسطہ کسی شدید خود پسند ذہنی مریضہ سے پڑا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ جھوٹی باتیں کرے گی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہوشیار رہنا، وہ اپنے دماغی شر سے آپس میں لڑائی کرانے کی کوشش کرے گی، آخر انا کی مریضہ ہے۔ اور اس کے اوپر جواب دیتی ہیں عظمہ بخاری، آپ سے بالکل واسطہ رہا ہے لیکن میں آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، آپ کو اپنے بارے میں اتنا سچ نہیں بولنا چاہیے، محلے میں لڑائیاں کروانے والی حرکتیں نہیں چھوڑی نا۔ یعنی یہ لڑائی جو مذاق میں شروع ہوئی تھی جس میں مریم نواز صاحبہ، لیکن آپ دیکھیں جو ندیم افضل چند صاحب یا پیپلز پارٹی کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں پنجاب میں سیلاب زدگان کے حوالے سے، وہ سوال جینون ہے۔ ان کا یہ مطالبہ جو ہے بحث طلب ہو سکتا ہے کہ وہ BISP کے ذریعے کیوں دینا چاہ رہے ہیں۔ BISP میں تو تمام غریبوں کا یا تمام مستحقین کا ڈیٹا ہے، اس میں سیلاب زدگان کا نہیں ہے، جن کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے ایک علیحدہ ڈیٹا مرتب کرنا ہے۔ لیکن اس لڑائی کو مریم نواز صاحبہ اس مقام پر لے آئی ہیں جہاں پر وہ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے بھی آئندہ کی اپنی سیاست کے لیے یہ جو اپنے اوپر سے اس کشتی میں جو سیاسی بوجھ ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا المیہ یہ ہے کہ اگر اس نے فیوچر کی پولیٹکس کرنی ہے، بلاول نے کوئی پولیٹکس کرنی ہے تو اس کے لیے ان کو کینڈیڈیٹ تو چاہیے نا پنجاب میں۔ اس وقت آپ جائیں پنجاب میں جہاں پر آپ کا الیکشن جیتنا ضروری ہے اگر آپ نے وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچنا ہے، وہاں پر میجورٹی حلقے ایسے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی مکمل طور پر نیست و نابود ہو چکی ہے، وجود ہی نہیں رکھتی۔ ان کے ٹکٹ کے لیے اپلیکنٹ کوئی نہیں ہے، جس کے پاس کینڈیڈیٹ نہ ہو وہ کس طریقے سے خواب دیکھ سکتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سب کو اسی طرح خواب دیکھ سکتے ہیں جس طرح فارم 47 پر بیٹھ کر آج حکومت میں تو بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ابھی اس کرنٹ ڈسپنسیشن میں گزشتہ 3.5 سال میں آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ زرداری ونگ بنا دی۔ یعنی آپ پیپلز پارٹی کی پالیسیز، پیپلز پارٹی کی بیانات پچھلے 10 دن کو نکال کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یار ایک نواز شریف ہے، وہ ڈارک بلو کلر کا نواز شریف ہے، اور یہ ہلکے نیلے رنگ کا نواز شریف ہے۔ مطلب وہ بھی نواز شریف کی چھاپ نظر آتی ہے نا، مسلم لیگ نون کی چھاپ نظر آتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنی سیاسی شناخت، چھاپ تو اسٹیبلشمنٹ کی نظر آتی ہے دونوں، اپنی سیاسی شناخت اٹھا کر انہوں نے اپنا شناختی کارڈ رکھ دیا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلم لیگ نون کا جو ہے نا وہ ایک ورکر کا کارڈ جاری کر دیں، یہ صورتحال تھی۔ تو ابھی ظاہر ہے کہ جو اس وقت شہر اقتدار ہے، یہاں کے جو فیصلہ ساز ہیں، یہاں کے جو فیصلہ سازوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ اس وقت چل کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ لڑائی جو ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے، اس کا تعلق ابھی یہ اس نہج پر نہیں پہنچی جہاں کوئی پریشانی کی بات ہو۔ ہاں، اس لڑائی کے بڑھنے کا امکان ضرور موجود ہے اگر بلاول کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے، اپوزیشن میں بٹھانا ہے، اس کے لیے بھی۔ اور اس لڑائی کے خاتمے کی ایک ہی صورت ہے، اگر تو 27ویں آئینی ترمیم آنی ہے تو دونوں اچھے بچے بن جائیں گے، پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ میرا خیال ہے انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں، شہباز شریف کی واپسی، آصف علی زرداری کی، بلاول کی، جب ان کی شہر اقتدار میں اکٹھے واپسی ہوگی تب آپ کو اس کا آخری کنکلوژن جو ہے وہ اس وقت تب ملے گا۔ ابھی آپ کے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے اپنے ایک ولاگ کے ذریعے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، تو آپ خاطر جمع رکھیں اگر 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اگر 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے تو کوئی کسی کو ذہنی مریضہ کہتا ہے، اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ تانا دیتا ہے کہ وہ وزیر خارجہ ہوتے ہوئے وزیر اعظم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، سارے پھر اپنے بلوں میں واپس گھس جائیں گے، پھر اچھے بچوں کی طرح 27ویں تھوڑی سی طویل ہوگی ویڈیو، اس میں ایک چیز اور اگر آپ بتانا چاہیں
کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو 18ویں ترمیم کے اندر بھی ریورس ہوں گی 18ویں ترمیم کے حوالے سے، تو اس پر بھی پیپلز پارٹی آپ کو معلوم ہے بڑی ٹچی ہے، تو کیا یہ وہ قصہ تو نہیں ہے کہ کہیں 27ویں آئینی ترمیم پر ان کے تحفظات ہیں؟ ٹچی بچی ختم ہو گیا معاملہ نا، آپ اپنے سیاسی ہاتھ کاٹ کے دے چکے ہیں. آپ خود سوچیں نا، نواز شریف ٹچی ہو کے دکھائیں نا، وہ ٹچی ہو کے دکھائیں گے فارم 45، بلاول ٹچی ہو کے دکھائیں. ان کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا اس پرتاپ کے ان کا آپ خود سوچیں نا، ان کا جو سیاسی اثاثہ ہے، سیاسی ترکہ ہے، وہ تو کہیں اور پڑا ہوا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور یہ واقعی نورہ کشتی رہتی ہے یا لڑائی شدت اختیار کرتی ہے تو معلوم ہو جائے گا کچھ دنوں کے اندر. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. مجھے عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.